हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के जितने भी टॉपिक हैं ओनली वन वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे आप लोग देख सकते हो रस, छंद, अलंकार, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में दो दो मार्क का आता है। सारी चीजें देखेंगे। आपकी जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट उपसर्ग हैं इसी वीडियो में देखेंगे। आपका प्रत्यय एंड आप लोगों का जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट समास विग्रह हैं अभी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। और आपकी जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके समास हैं, ठीक है, सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं केवल एक ही वीडियो में। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट तत्सम, तद्भव एंड महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द सारे टॉपिक्स इसी वीडियो में हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। हास्य रस, ये आप देख सकते हो। हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए। आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क का आता है, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। दूसरा जो हमारा है रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा तथा उदाहरण हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। जो आपका अलंकार पूछा जाता है, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, तीनों अलंकार देखने वाले हैं। तीसरा जो आपका प्रश्न पूछा जाता है सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण भी दीजिए। यह भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क का पूछा जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग ये 3 चीजें डिस्कस करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं जो आपका रस है। रस में हमारा कौन सा है? सबसे पहला हास्य रस है। हास्य रस में क्या होता है? हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास। हास का मतलब है हंसना, ठीक है, हंसना। तो अभी आपको मैं परिभाषा बताऊंगा, उदाहरण भी बताऊंगा और स्पष्टीकरण भी आप लोग सीख जाओगे करना, ठीक है। सबसे पहले आप परिभाषा समझो, आखिर हास्य रस की परिभाषा क्या होती है, ताकि आप लोग उससे परिभाषित कर सको। देखो जो हास्य रस की परिभाषा होती है वो होती है, हास्य रस जो होता है उसका अस्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, क्या विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है। क्या किसी व्यक्ति के जो विकृत रूप है, आकार किस आकार का है, वेशभूषा जो उसका पहनावा ओढ़ावा है, आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही हास कहलाता है। क्या कहलाता है? हास कहलाता है। और यही हास नामक अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव, संचारी भावों में पुष्ट होता है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है। समझ में आया? बहुत आसान है। अगर आप थोड़ा सा मन लगा के पढ़ते हो, अच्छे से पढ़ते हो, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। कहने का क्या अर्थ है? सबसे पहले हास्य रस का अस्थायी भाव याद कर लो, हास होता है। हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है, इतना याद हो गया। अब किसी व्यक्ति का विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर जो आदमी का हृदय होता है तो हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही हास कहलाता है। क्या कहलाता है? हास कहलाता है। और यही हास नामक अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों में पुष्ट होता है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। ये सबसे अच्छा आपका परिभाषा है। और अगर ऐसा लिखोगे तो बोर्ड एग्जाम में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। बहुत आसान भी है। उदाहरण मैं आपको बता दूं, एक उदाहरण ये देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो ये उदाहरण आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं आपको ये उदाहरण दे देता है और कहता है ये कौन सा रस है, मैंने ऐसे भी देखा है। तो आपको ये उदाहरण याद करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड फेमस उदाहरण है। लिखा हुआ है, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाविनु नारी दुखारे, गौतम तीये तरी तुलसी सु कथा सुनि भय मुनि वृंद सुखारे, हुई है शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे, कीन्ही भली रघुनाय कजू करुणा करी कानन को पगुद्धारे। ये है हमारा उदाहरण। आप लोग इसे एक बार लिख डालो, फिर आप लोग इसे याद कर लेना। बहुत आसान है, एक लाइन से आप याद करो यहां से, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाविनु नारी दुखारे। फिर आप याद करो, गौतम तीये तरी तुलसी सो कथा सुनी भय मुनि वृंद दुखारे एंड आपका सुखारे हुई है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारी, कीन्ही वली रघुनाय कजू करुणा करी कानन को पगु धारी। ठीक है, ये हमारा उदाहरण है। अब हम लोग देखने वाले हैं जो आपका स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण आप कैसे करोगे? तो स्पष्टीकरण के लिए आप यहां हेडिंग डालो जो आपका स्पष्टीकरण है, ठीक है। स्पष्टीकरण, ओके। अब स्पष्टीकरण में आपका सबसे पहला जो है उसमें आपको लिखना है अस्थाई भाव। तो सबसे पहले आपको लिखना है अस्थाई भाव। तो इसका अस्थाई भाव क्या है? इसका अस्थाई भाव क्या है? हास, ठीक है। और हास का मतलब होता है हंसना, ठीक है। ये
हास होता है। अब फिर आप लोग लिख दो यहाँ जो आपका आलंबन है या फिर विभाव के मतलब अंतर्गत आता है आलंबन, तो यहाँ आप लोग आलंबन लिख दो। देखो आप लोग कुछ भी लिख दो, दो चार चीजें लिख दो, आपका बिल्कुल सही रहेगा स्पष्टीकरण। आलंबन है विंध्य के वासी तपस्वी, क्या है विंध्य, सॉरी ऐसा नहीं आगे रहेगा, विंध्य के वासी तपस्वी, ठीक है, ये हमारा हो गया आलंबन। अब हमारा क्या रहेगा, अब हमारा रहेगा आश्रय। आश्रय आप लिख दो, जो आप लोगों का आश्रय है, आश्रय हमारा जो है वो है पाठक, क्या है पाठक, ओके। और यहां आपका जो अनुभाव है, अनुभाव मतलब हंसना, अनुभाव, अनुभाव जो हमारा है वो है हंसना, कोई दिक्कत नहीं, हंसना, अनुभाव जो भाव है, भाव मतलब जो उसका भाव है, अनुभाव, ये हमारा हो गया। अब एक और आप लोग लिख देना, जगह नहीं है यहां, मैं लिखता हूं संचारी भाव, ये नीचे लिखना, जगह कम है, संचारी भाव। संचारी भाव में आपको लिखना है जो आपकी स्मृति है, ये है संचारी भाव, स्मृति, ठीक है। और आप लोग लिख सकते हो जो आपका है चपलता, यहां समझो चपलता, ठीक है, ये दोनों आप लिख सकते हो, चपलता और स्मृति। तो ये हमारा है पूरा हास्य रस का। सबसे पहले परिभाषा आप नोट कर लो, फिर आप लोग उदाहरण नोट कर लो, फिर स्पष्टीकरण, ठीक है। स्मृति और चपलता ये है संचारी भाव, सारी चीज आपको दिख रहा है, ये अस्थाई भाव है, ये आलंबन है, ये आश्रय है, ये अनुभव है, ये संचारी भाव है, ओके। तो ये हमारा हो चुका है पहला रस, हास्य रस। अब हम लोग देखेंगे जो आपका करुण रस है, करुण रस, ठीक है, हास्य और करुण रस दोनों आप समझ लो। करुण रस में आपको सबसे पहले समझना है इसकी परिभाषा क्या है करुण रस का। तो करुण रस का जो परिभाषा है वो है, करुण रस का अस्थाई भाव शोक है, क्या है, जो करुण रस है उसका अस्थाई भाव शोक है। और शोक नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों में संचारी भावों से संयोग करता है, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। सबसे पहले आपको समझना है जो करुण रस होता है, करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है, और शोक नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है और सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण भी मैंने लिया है कि मणि खोई भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, ठीक है, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये हमारा है सबसे अच्छा उदाहरण, सबसे आसान उदाहरण। स्पष्टीकरण में मैंने बताया, आप स्पष्टीकरण में अस्थाई भाव लिख दो, आलंबन लिख दो, उद्दीपन लिख दो, अनुभाव लिख दो, संचारी भाव, यही सारी आपकी होती हैं। तो यहां आप स्पष्टीकरण में हेडिंग डाल दो, इसमें आपको यही चीजें लिखना होता है, जो आपका रस होता है इसमें यही, ठीक है। तो यहां आप लोग हेडिंग डालो स्पष्टीकरण, और यहां आप लोग लिखो सबसे पहले जो आपका है वो है अस्थाई भाव। तो अस्थाई भाव आपको बताया गया है तो कोई दिक्कत है नहीं, आप अस्थाई भाव लिख दो। तो जैसे देखो ये है अस्थाई भाव, अस्थाई भाव इसका जो होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका शोक, शोक, ठीक है, बताया गया ना ऊपर, शोक है इसका अस्थाई भाव। और इसका जो विभाव है, विभाव में दो चीजें होती हैं, देखो मैं आपको बताता हूं, ये फर्स्ट है आपका, सेकंड जो आपका विभाव होता है ना, इसके अंतर्गत दो चीजें आती हैं, इसके अंतर्गत का आता है आलंबन, अभी आप लोग समझ जाओगे। आलंबन क्या आता है, आलंबन, और आलंबन इसमें है श्रावण, ठीक है, क्या है श्रावण, ओके, श्रावण ये है। और इसमें आश्रय है, इसी के अंतर्गत खा, या फिर कह सकते हो आपका आश्रय, यानी कि इसी का है आलंबन का। अब इसमें जो आपका आश्रय है वो क्या है, आश्रय इसमें है पाठक, ठीक है, पाठक। देखो सारी चीजें आप स्पष्टीकरण में ऐसा लिख देना। अब हम लोग देखेंगे जो आपका अनुभाव है, अनुभाव, अनुभाव, अनुभाव में जो हमारा है वो है आपका सिर पटकना या प्रलाप करना, सिर पटकना, सिर पटकना, या फिर आपका जो प्रलाप करना या फिर रोना, ठीक है, प्रलाप करना, ये आपका है भैया अनुभाव। अब आपका संचारी भाव जो 4 नंबर है, संचारी भाव, तो संचारी भाव आपको बता दिया जाए इसमें, तो वही है स्मृति और विषाद, ठीक है, क्या है स्मृति, स्मृति और विषाद आदि, ठीक है, विषाद आदि, ओके।
तो ये हमारा हो चुका है, सारी चीज़ें स्पष्टीकरण भी हमारा हो चुका है। तो यहाँ से आपको इसका समझ में आया, करुण रस का स्पष्टीकरण और उदाहरण सारी चीज़ें तो बहुत आसान है। सबसे पहले आपको परिभाषा समझना है। फुल मैंने लिख दिया है कि आप लोग नोट बना लो, एक एक नोट्स बना लो अच्छे से, ताकि आप लोग इसका टाइम टू टाइम एजुकेशन करते रहो, अध्ययन करते रहो, स्टडी करते रहो। फिर आपको उदाहरण लिखना है, बहुत आसान सा उदाहरण है, फिर स्पष्टीकरण करना है। ओके, तो ये हमारा हो गया दूसरा नंबर जो आपका। अब आपका रस आपको यही दोनों कंप्लीट करना है। रस में आपको केवल यही दो चीजें कंप्लीट करना था, और अगर ये दो चीजें कंप्लीट कर लोगे, ये दोनों रस अगर आप कंप्लीट कर लोगे, तो आपका समझ लो ये 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो गया, फिक्स, FIX फिक्स, कोई नहीं काट पाएगा ये 2 नंबर, हास्य रस अथवा करुण रस। अब हमारा आता है अलंकार। अलंकार हमारा है, अलंकार में सबसे पहले आपको पढ़ना है उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार पढ़ना है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, ठीक है, बहुत आसान है। अभी आप ओनली 2 मिनट में समझ जाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, केवल आपको ध्यान से देखना है। उपमा अलंकार मतलब क्या होता है? तुलना करना। देखो, जैसे आपको परिभाषा में बता दिया जाए, जहां, देखो ध्यान से समझो, जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए। क्या कह रहा है? जहां कोई वस्तु है, किसी वस्तु या व्यक्ति, कोई वस्तु है या व्यक्ति है, ठीक है, उनकी किसी अन्य व्यक्ति, ठीक है, जैसे कोई वस्तु है या व्यक्ति है, तो किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्म, उन दोनों का जो गुणधर्म है वो समान हो के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, तो वहां आपका उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। ओके, समझ में आया उपमा अलंकार क्या है? परिभाषा भी समझ में आ गया। अब उदाहरण तो बहुत आसान है, सबसे ज्यादा उदाहरण इसका आसान है। लिखा हुआ है हरिपद कोमल कमल सा, हरिपद कोमल कमल से। तो हरिपद कोमल कमल से तो बहुत आसान है, इसमें आपको 4 चीजें और बताना है, स्पष्टीकरण बताना है। स्पष्टीकरण में आपको बताना है उपमेय कौन सा है, उपमान कौन सा है, वाचक शब्द और साधारण धर्म। बहुत आसान से तुरंत बता दोगे, अभी आप देखना तुरंत आप बताओगे, क्योंकि बहुत आसान ट्रिक बताने वाला हूं। स्पष्टीकरण देखो इसका, ये जो आपका लिखा हुआ है ये, ठीक है, इसका स्पष्टीकरण देखो, हरिपद कोमल कमल सा। स्पष्टीकरण यानी कि हरि का जो पद है वो कमल के समान कोमल है, ठीक है। तो स्पष्टीकरण में आपको उपमेय बताना है, उपमेय, ठीक है, इसमें आपको बताना पड़ेगा उपमेय। उपमेय मतलब क्या होता है? उपमेय मतलब जिस वस्तु की समानता बताई जाए। क्या होता है? जिस वस्तु की समानता बताई जाए, जिस वस्तु की समानता बताई जाए वह उपमेय प्रस्तुत होता है, ठीक है। अब जैसे यहां किस वस्तु की समानता बताई जा रही है, जिसकी समानता की जा रही है, तो वह है उपमेय, मतलब हरि का पद, ठीक है। तो हरि का पद, तो यहां आपका उपमेय कौन सा है? तो उपमेय आपका किसका कर रहा है? हरि का पद, ठीक है, इसी की समानता बताई जा रही है, हरि का पद। अब आपका उपमान क्या है? अगर उपमेय ये है तो उपमान क्या होगा? उपमान आपका कमल होगा। क्या होगा? कमल। आपका उपमान मतलब जिस वस्तु से समानता की जाए, तो इनकी किस वस्तु से? कमल से समानता की जा रही है, तो कमल हो गया। स्पष्टीकरण जरूर लिखना, अगर आप स्पष्टीकरण नहीं लिखोगे तो फुल मार्क नहीं मिलेगा। फिर आपका वाचक शब्द, वाचक शब्द, तो वाचक शब्द मतलब आपका जो सासी से ये सारी लिखी होती है, जैसे ये से लिखा हुआ है तो से आपका वाचक शब्द है, से, ठीक है। और यहां आप लोग देखो, फिर अगला जो है वो है आपका साधारण धर्म। साधारण धर्म मतलब आपका जो आपका विशेषता है, साधारण धर्म। साधारण धर्म जो में जो आपका आता है वो है कमल, नहीं कमल तो आपका है कोमल। कोमल जो आपका कोमल मतलब एक विशेषता बता रही है। फिर आपका हो गया चारों चीजें। स्पष्टीकरण में बस इतना लिख दोगे, आपको फुल मार्क, 2 में 2 मार्क तुरंत बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान से लिखना, हैंड राइटिंग ध्यान से करना, अंडरलाइन अच्छे से कर देना बस। तो ये हमारा हो गया पहला उपमा अलंकार। उपमा अलंकार आपको याद हो गया होगा यहां से। अब हम लोग देखेंगे जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट अलंकार है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, वो है रूपक अलंकार। कौन सा है? रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार में आपको क्या करना है, थोड़ा सा समझना है। देखो, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, क्या कह रहा है? जहां उपमेय जो होता है, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाती है, अभिन्नता प्रकट की जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। तो अगर आपसे कोई रूपक अलंकार की परिभाषा पूछे तो आप चुटकियों में बता दो कि जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहां आपका रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हो, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण
कमल, ठीक है, चरण कमल बंदो बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई। तो यहाँ आपका हो गया ये आपका उदाहरण। और स्पष्टीकरण में मैं 2 लाइन बताता हूँ, कोई जरूरी नहीं कि आप 4 चीजें लिखो। स्पष्टीकरण में मैं आपको 2 लाइन बता देता हूँ, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना होगा, पूरा लास्ट तक देखना होगा। यहाँ जो आपका है, यहाँ चरण जो है, चरण में जो आपका कमल है, चरण में कमल का भेद ना रख कर क्या कर रहा है, एक रूपता बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है? एक रूपता बताई गई है, एक रूपता बताई गई। भेद ना रखकर दोनों को एक जैसा बताया गया, कोई भेद नहीं है, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, बताया गया है। तो यहां आपको परिभाषा में समझना है, बहुत आसान है। अगर रूपक अलंकार को समझना चाहो, केवल उपमेय और उपमान का बात है। उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। ओके, तो ये हमारा हो गया रूपक अलंकार। अब हम लोग देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। तीसरा, 3 अलंकार आपको पढ़ने हैं। पहला आपका उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा आपको पढ़ना है उत्प्रेक्षा अलंकार। तीनों आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि तीनों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखो, तीसरा जो हमारा है वो क्या है, वो हमारा है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा बहुत आसान है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना। उसमें क्या था, रूपक अलंकार में आप था कि उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, और यहां क्या कह रहा है कि संभावना किया जाता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और यहाँ जो मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, जनहु आदि उत्प्रेक्षा की वाचक शब्द हैं। क्या है? उत्प्रेक्षा की वाचक शब्द हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आपति प्रियो प्रभात। ठीक है, यह हमारा है उदाहरण। अब स्पष्टीकरण में हेडिंग डाल देता हूं और आप लोगों को बोल देता हूं, उसको लिख लेना। ठीक है, हम आपको साथ बता रहे हैं, आप लोग लिख लेना। ठीक है, मैं बोलता हूं, देखो यहां क्या है, यहां आप लोग ध्यान से समझना कि यहां पीला वस्त्र धारण किए हुए श्री कृष्ण के श्याम शरीर, यहां क्या है, उपमेय है। ठीक है, उपमेय क्या है, यहां पीला वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण के श्याम शरीर उपमेय में प्रातःकालीन धूप में शोभित नीलमणि शैल क्या है, उपमान की संभावना की जाए, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है, संभावना की गई है। मैं कहो तो आप लोगों के लिए लिख दूं यहां, अब आपको मैं लिख कर समझाता हूं। देखो, मैं आपके साथ लिख रहा हूं, यहां जो पीला क्या है, पीला वस्त्र, ध्यान से समझना, पीला वस्त्र धारण किए हुए, कौन पीला वस्त्र धारण किया हुआ है, कृष्ण जी। कौन धारण किया है, कृष्ण जी। तो कृष्ण के श्याम शरीर पर पीला वस्त्र धारण हुआ है, श्याम शरीर। तो यहाँ जो आपका ये श्याम शरीर है, यानी कि श्री कृष्ण का, यहाँ जो पीला वस्त्र धारण किए हुए श्री कृष्ण के श्याम शरीर हैं, ये आपका उपमेय है। क्या है, उपमेय। ठीक है, क्या है बच्चा पार्टी, उपमेय। अब फिर आपका जो है उपमेय, अब आपका में प्रातःकालीन, इसी का आपका हिंदी मीन्स है, मतलब थोड़ा अच्छे से इसको व्याख्या किया गया है। कालीन, धूप में शोभित नीलमणि पर्वत या शैल, नीलमणि शैल। अब शैल ये आपका क्या है, उपमान है। क्या है, उपमान। तो ये आपका उपमान है। अब इन दोनों की क्या की गई है, कि संभावना की गई है, कि संभावना किया गया है या की गई है, कि संभावना की गई है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। अतः क्या है ये, उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो ये हमारा हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। देखो, मैंने आपके साथ लिख दिया कि आप लोगों को कष्ट ना हो, आप लोग अच्छे से पढ़ो, मैं आपके साथ हूं, आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूं, केवल आप पढ़ने के लिए तैयार हो। ठीक है, कॉपी पेन हमेशा लिए बैठे रहो, जो वीडियो डालो उसको ध्यान से देखो, पढ़ो जितना पढ़ाया जाए।
सारी चीजें मैं आपके साथ करने वाला हूं। ये परिभाषा हो गया, ये हमारा उदाहरण हो गया या स्पष्टीकरण। तो ये हमारा है उत्प्रेक्षा अलंकार। अब आपका तीनों मैंने अलंकार कंप्लीट करा दिया। अब आपका ये जो 2 नंबर है ये आपका अलंकार वाला, ये 2 नंबर बिल्कुल फिक्स हो चुका है, कोई नहीं काट पाएगा एक भी नंबर, ठीक है। तो अब हमारा ये फिक्स हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे जो आपका छंद है। छंद में आपको 2 छंद पढ़ना है। पहला आपको बताता हूं, छंद जो आपका है ये भी 2 नंबर का आता है। अब भाई 2 आते हैं, 2 में कोई एक करना होता है। पहला कौन सा है? रोला। रोला छंद में क्या है? रोला छंद आपको बहुत आसान लगेगा। ये क्या है? यह आपका यह लिखा हुआ है, 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 पंक्ति होते हैं और 4 पंक्ति मतलब सममात्रिक छंद, ठीक है। और इसमें 8 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 8 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 के विराम से कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। मतलब यहां कहने का अर्थ है कि इसमें 24 मात्राएं होंगी, इसमें 24 मात्राएं, इसमें 24 मात्राएं, इसमें 24 मात्राएं, ठीक है। तो आओ हम लोग देखते हैं कैसे आपको गिनना है। यहां देखो, जा पे बड़ी की मात्रा लगी है तो यहां आपका 2 मात्रा होगा। ता पे बड़ी मात्रा यानी कि 2 मात्रा। जा पे बड़ा का मात्रा 2 मात्रा, इसमें 2 मात्रा, ठीक है। 2 मात्राएं हैं। और इसमें आपका 1 मात्रा, क्योंकि छोटा ऊ का, अगर बड़ा ऊ का होता तो 2 मात्रा, यहाँ बड़ी ई ही है तो 2 मात्रा। यानी कि यहाँ 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11, इधर 11 है। अब इधर आपका 13 रहेगा। देखो यहाँ आपका जा पे छोटी मात्रा 1 मात्रा, 2 मात्रा, 2 मात्रा, ठीक है। अब यहाँ भी 2 है, 1 है, 1 है, और यहाँ आपका 2 है, बापे बड़ा मात्रा, ये 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 3 13, ठीक है। यानी कि आपका दोनों मिला के कितना? 13 और 11, यानी कि 24 मात्रा। 24 मात्रा इधर हो गई। यहाँ आपका 1 मात्रा है, जा पे 1 मात्रा, बापे इस पे सब पर 1 1 मात्रा है। इस पर आपका 2 मात्रा है, इस पर 1 मात्रा, इस पे देखो 1 2 3 4 5 6, 6 आपका 2 6 2 8 8 एंड 2 10 1 11, इधर 11 मात्रा, अब इधर 13 होंगी। देखो कैसे, 1 यहाँ 2 है, विधर्मी, और यहाँ पे जो ये चुटकी वाला लगा है इसको भी 2 मतलब दिया गया, इसीलिए यहाँ 2 2 हो गया। फिर यहाँ 1 है एंड यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2, यहाँ 2, 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 यानी कि 13 प्लस 11 यानी कि 24, ठीक है। देख लो, 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये हमारा हो गया। इसको भी आप गिन सकते हो। ऐसे सारी चीजें गिनना सीख लो। 1 1 1, यहाँ 2 रहेगा क्योंकि यहाँ आपका ये मात्रा लगा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ भी आपका 2 रहेगा, यहाँ भी आपका 2 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा। अब यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 मात्रा इधर, यानी कि 13 मात्रा रहेंगी। 1 यहाँ 2 रहेगा, 2 यहाँ भी आपका 2 रहेगा, यहाँ भी 2 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 1 मात्रा, 2 मात्रा, 2 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ भी 13 प्लस 11 यानी कि सारी चीज़ें हमारा पूरा हो रहा है। 24 24 मात्राएं, एक एक में 24 24 रहेंगी, दो सारे पंक्ति में। यहाँ आप देखो 2 मात्रा, यहाँ भी 2 मात्रा, यहाँ 1 मात्रा, 2 मात्रा, यहाँ आपका 1 मात्रा, फिर 2, फिर यहाँ 1 है, ठीक है। फिर यहाँ भी आपका 11 हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 3 11, और यहाँ आपका 13 होना चाहिए। 2 मात्रा 1 मात्रा 1 मात्रा 1 मात्रा, फिर यहाँ आपका 2 मात्रा 1 मात्रा, क्योंकि बड़ा ऊ का मात्रा लगा हुआ है। यहाँ 1 2 2, यहाँ आपका 13 प्लस 11, सारी चीज़ें देखो 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 2 13, तो इस तरह से आपको मात्राएं गिनना है, फिर आपका सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। यहां आपका हो चुका है। स्पष्टीकरण में आप लिख सकते हो कि अतः जो हमारा उदाहरण है उसमें हर एक पंक्ति में 24 24 मात्राएं हैं, अतः यह हमारा रोला छंद है, ठीक है। तो ये हमारा 2 नंबर बिल्कुल पक्का कर देगा। हमारा उदाहरण भी हो चुका है। स्पष्टीकरण मतलब ये जो मात्रा कर दी है ना, ये सारी मात्रा गिन लिए, यही आपका स्पष्टीकरण हो गया। यही आपका स्पष्टीकरण है, कुछ नहीं लिखना है स्पष्टीकरण में, आपका यह स्पष्टीकरण होगा जो मात्रा गिन लिया गया। तो ये हमारा हो चुका है आपका रोला छंद, ठीक है। अब हम लोग जो दूसरा आपका एक छंद और है वो है सोरठा। सोरठा को भी देख लेते हैं, फिर आपका सारा 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। सोरठा में क्या है कि सोरठा जो होता है, सोरठा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। क्या है? अर्ध सम्मात्रिक, यानी कि 2 ही लाइन होगा। अगर 4 लाइन होता तो सम्मात्रिक छंद है। और इसमें 4 चरण होते हैं। 8 चरण उसमें था तो इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 ज्ञान मात्राएं, जो प्रथम चरण होती हैं और तृतीय चरण होती हैं उसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 11 11 मात्रा, तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। जो द्वितीय चरण होता है और
द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु और लघु यानी कि ऐसे 2 की मात्रा और 1 की मात्रा आते हैं। कहीं कहीं तुक भी मिलता है इस दोहे या दोहे का उल्टा होता है। दोहा का ये उल्टा होता है, ठीक है। दोहा जो आपने पढ़ा होगा, दोहा याद भी होगा कुछ दोहा। यहां देखो एग्जाम्पल है, जेहि सुमिरत सिद्धि होई गणनायक कविवर बदन करहूं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। यहां अब आपको मात्रा गिनना है। जेहि देखो ध्यान से आपको समझना है, यहां जहाँ पे आपका ये देखो ध्यान से समझो, यहां आपका एक मात्रा है, ठीक है। अब यहां भी आपका एक ही मात्रा है, यहां भी आपका एक मात्रा, यहां भी एंड यहां भी, ठीक है। एक एक मात्राएं हैं, यहां भी आपका एक मात्रा, यहां भी, और यहां आपका 2 मात्रा रहेगा, फिर एक। अब इसको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 11, यानी कि पहले यहां देखो पहले और तृतीय चरण में 11-11, तो अब यहाँ पहला चरण हो गया। अब तृतीय चरण हमारा कौन सा है, ये है। तो अभी हम लोग गिनेंगे, पहले हम लोग दूसरा चरण गिनते हैं। दूसरे में आप देखो, दूसरे में आपका कैसे रहेगा, पहले आपको देखो यहाँ एक मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, फिर यहाँ एक मात्रा, एक एक, क्योंकि कोई मात्रा नहीं होगा, का अकेला लिखा हुआ है तो एक मात्रा, छोटी की मात्रा लगे इसलिए एक 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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये 13, यानी कि द्वितीय और चतुर्थ में हमारा 13-13 मात्राएं रहेंगी। इसमें भी आपका कितना रहेगा, 11 मात्राएं तृतीय में। तो 1 2 3 4 5, अब यहाँ आपका कितना रहेगा, यहाँ आपका गा पे रा लगा हुआ है तो 2 लगा दो, 1, और यहाँ आपका 2 लगा दो, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। फिर यहाँ बापे छोटा ऊ की मात्रा है तो यहाँ 2 लगा दो, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ आधा आधा लगा हुआ है। तो यहाँ आप लोग 1 लगा दो, फिर यहाँ 2 लगा दो, फिर यहाँ 1 लगा दो, फिर यहाँ एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, एंड एक मात्रा, एक मात्रा। अब देखो यहाँ 2 1 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये हमारा हो गया पूरा। मात्रा भी मैंने गिन दिया। सबसे अच्छा उदाहरण है ये दोनों उदाहरण, आप गिन लेना, मात्रा गिनना सीख लेना, यही 2 उदाहरण आप बोर्ड एग्जाम में लिख देना, आएगा जरूर। तो ये है हमारा, अगर आप इसे कंप्लीट कर लोगे तो आपका ये वाला 2 नंबर, छंद वाला बिल्कुल 2 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो ये हमारा रस छंद अलंकार है 6 नंबर का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके उपसर्ग हैं। अगर आप जितना बताया जा रहा है उतना उपसर्ग तैयार कर लेते हो तो आपका 3 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा ये 3 नंबर। ओके, तो यहां मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, ओनली 6 उपसर्ग बताने वाला हूं, और इससे बाहर 100% नहीं आने वाला है। यहीं से आपकी बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें तैयार कर लो। मैंने अभी जस्ट बताया है कि हिंदी की तैयारी कैसे करें, उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसमें मैंने बताया था कि मैं आप लोगों को इन सारी चीजों को क्लियर करा दूंगा हिंदी की तैयारी का वीडियो में, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो जस्ट लाया हूं एक दिन बाद। ओके, तो यहां हम लोग उपसर्ग देखेंगे। देखो पहला हमारा है अप। उपसर्ग में क्या है, आगे आपको अप जोड़ना है और कोई आपको शब्द बनाना है। जैसे अप है तो अप से आप क्या बना सकते हो, अप आगे जोड़ो और अप और मान, यानी कि अपमान, ठीक है, जिसका कोई अर्थ हो, जैसे अपमान का भाई अर्थ है। और आप लोग क्या बना सकते हो, अपहरण लिख सकते हो ना, अपहरण। तो ऐसे आप लोग कई सारी चीजें बना सकते हो, जैसे अप से आप बना सकते हो अपराध। तो यहां से आपकी बोर्ड एग्जाम में ये 3 नंबर का आएगा, और 3 का लिखना रहेगा, 1 1 2 2 लिखना रहेगा। बस मैं आपको 3 बताते चलता हूं। ओके, तो ये हमारा पहला उपसर्ग है। दूसरा देखो अनु। अनु का आपका उपसर्ग क्या होगा, अनु। अनु का आप लोग कुछ भी बना सकते हो, अनुशासन बना सकते हो। अनु आपको आगे जोड़ना है, बस कोई अर्थ निकले बस, ठीक है। अनुशासन, अनुकरण लिख सकते हो। तो बहुत आसान होता है ये 3 नंबर गेन करना, लेकिन बच्चे गलतियां कर देते हैं, वो नहीं पाते हैं। देखो आपको याद रखना है, बहुत सारे बच्चे इसको प्रत्यय को उपसर्ग को प्रत्यय बना देते हैं, प्रत्यय को उपसर्ग बना देते हैं। आप लोग याद रखना, उप मतलब आगे, और आगे आपको जोड़ना है, ठीक है। थोड़ा ट्रिक याद रखना। ओके, फिर अनु से आप लिख सकते हो अनुसार, ठीक है, अनुसार। तो ये आप देखो कितना आसान मैं आपको बता रहा हूं, जो आप तुरंत लिख सकते हो, आपको हमेशा याद भी रहेगा। तीसरा हमारा है अधि। अधि में आप क्या लिख सकते हो, अधि में आप लिख सकते हो अधि, आप अधि लिखो। अब आप क्या जोड़ो, कार जोड़ दो, अधिकार, ठीक है, देख लो अधिकार। और आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो अधिराज,
तो ऐसे ये चीज आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत आसान होता है। आपको ये सारी चीजें पहले ही पक्का कर लेना चाहिए, ठीक है। अधिराज, और आप क्या लिख सकते हो, अधिगुण, अधिगुण। तो ये आपका हो गया तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट उपसर्ग। चौथा देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, परी। परी से आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो। जैसे आप लोगों के मन में एक चीज जरूर होगा, परिवार। ये बहुत सारे स्टूडेंट के मन में रहा होगा, तो मैं लिख दिया परिवार। और क्या लिख सकते हो, परिवहन। ओके, आप लोगों के लिए बहुत आसान है परिवहन। और आप लोग लिख सकते हो परिजन। तो ये है हमारा चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट उपसर्ग। आई होप कि आपके सारे टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं ताकि आप लोगों का एक भी नंबर ना छूटे, बोर्ड एग्जाम में एक नंबर ना छूटे। आप लोगों को टॉपर बनना है, 90% लाना है। अगर आप लोगों ने जिद कर लिया है तो तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है, ठीक है। अगला हमारा चौथा यानी कि पांचवा हमारा है सह। सह का आपको को क्या लिखना है, जैसे आप लोग लिख सकते हो सहमति, सहमति, ठीक है। सहपाठी, तो बहुत आसान होता है। आप लोग इसे याद करो या फिर अपने मन में इसको ढूंढते रहो, इसको याद करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बोर्ड एग्जाम तक याद हो जाना चाहिए। सहयोगी, लेकिन अगर आप 1-2 घंटे मेहनत कर दोगे तो ये सारी चीजें याद हो जाएगा, आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तुरंत, ठीक है। अब आपका सु आता है। सु से आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। जैसे आप लोग लिख सकते हो सुपुत्री, सुपुत्री। और बहुत सारे लोगों के मन में होगा सुंदर। और क्या लिखें, कुछ और लिख दें, एक और लिख देते हैं। एक आप लिख सकते हो जैसे सुहाग, ठीक है। तो ये हमारा हो गया उपसर्ग। अगर आप, मैं बता रहा हूं, ये 6 तैयार कर लेते हो, अप, अनु, अधि, परि, सह, सु, इतना अगर तैयार कर लेते हो तो इससे बाहर नहीं आएगा। आप लोग इतना तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना। अगला हम लोग 5 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रत्यय देखेंगे और इसी 5 में से आएगा, लेकिन ये आपकी बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क का आता है। इस 2 मार्क के लिए ये 5 प्रत्यय बहुत ज्यादा है। इतना आप तैयार कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं, इससे बाहर नहीं आने वाला है आपकी बोर्ड एग्जाम में। तो पहला आप लोग देखो आई। आई, अब याद रखना प्रत्यय में आपको पीछे जोड़ना है, ठीक है, पीछे जोड़ना है। तो आई आ गया, बड़ा आ और बड़ी ई, आई। तो अब आप लोग पीछे कैसे जोड़ोगे, ये तो आपका बड़ा आ का मात्रा है। तो देखो आप लिख सकते हो चतुराई। क्या लिख सकते हो, चतुराई। तो यहां बड़ा आ का मात्रा आई और ये बड़ी ई, तो ये हो गया ना आई, तो हो गया चतुराई। और आप लोग लिख सकते हो लंबाई, लिख सकते हो ना। देखो सारे के पीछे आप देखो आ गया, बड़ा आ का मात्रा और बड़ी ई, तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग लिख सकते हो सिलाई, ठीक है। तो भाई ये देख सकते हो, मैंने 3-3 बताते चल रहा हूं कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। 3 में से 2 तो याद ही रहेगा, ठीक है, 2 तो याद ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लास्ट आपका दूसरा देखो ता, ता पे आ का मात्रा ता। तो इससे तो बहुत सारी चीजें बना सकते हो। सुंदरता, सुंदरता में लास्ट में क्या आया, ता। और आप लोग क्या लिख सकते हो, मधुरता, सॉरी मधुरता, ठीक है, मधुरता। और क्या लिख सकते हो, महानता, महानता। तो ये देख सकते हो दूसरा जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रत्यय है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे में से ही आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। और तीसरा देखो पन। पन में आप क्या लिख सकते हो, पन में आप लिख सकते हो बचपन, बचपन, ठीक है। लड़कपन, लड़कपन, बचपन, लड़कपन। और क्या लिख सकते हो, और लिख सकते हो पागलपन। देखो जब किसी, मतलब अगर आप किसी के लिए पागलपन हो जाओ ना, जैसे आप पढ़ाई के लिए, बिल्कुल पढ़ने के लिए पागल हो जाओ, तो फिर पढ़ाई आपसे दूर नहीं भागेगी, वो खुद आपके साथ पागल की तरह लगी रहेगी। तो यार किसी के, मतलब आपको क्या करना है ना, आपको पढ़ाई के पीछे पागल होना है। ऐसा नहीं कि आपका मार्ग बदल जाए और आपके मन में बेकार ख्याल आने लगे। आपको ये नहीं करना है, आपके पास समय है। फिर क्लास 10th आपको नहीं मिलेगा जिंदगी में, अपने लाइफ में केवल एक बार आप 10th में आए हो और एक मौका ही मिलता है। इस मौके को अगर आप गंवा दोगे अपने जिंदगी से तो कभी भी आप दूसरा मौका नहीं पाओगे। क्लास 12th में पहुंचोगे तो भी पहला मौका रहेगा और फिर आप जिंदगी में फिर क्लास 12 क्लास 10 नहीं पाओगे। क्लास 10 में हो, क्लास 10 की तरह पढ़ो,
मेहनत करके पढ़ो, फिर जिंदगी में आप क्लास 10th में नहीं जाओगे और ऐसा आपको मतलब इंटरेस्ट भी नहीं आएगा दोबारा पढ़ोगे तो, ठीक है, क्योंकि नाम रहेगा कि फेल हो गया, फिर से नाम लिखवाया गया है, ठीक है। तीसरा यानी कि चौथा हमारा है आहट। आहट में आप क्या लिख सकते हो? आहट में आप लिख सकते हो घबराहट, घबराहट, ओके। और क्या लिखा जा सकता है? और लिखा जा सकता है चिल्लाहट, चिल्लाहट। और क्या लिखोगे? और लिख लो आहट, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, घबराहट एंड चिल्लाहट। एंड आप लोग एक लिख सकते हो सरसराहट, सरसराहट। देखो लास्ट में बड़ा आ का मात्रा समय है, आहट आहट आहट, तो ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब आया है आइन। आइन में आप भाई लिख सकते हो जैसे बहुत सारी चीजें, जैसे आपका है सेठाइन। बहुत सारे लोग कहते नहीं कि आप तो सेठ हो, ठीक है, और उनका मतलब वाइफ को सेठाइन। और आप लिख सकते हो ललाइन, पंडिताइन, पंडिताइन भी है ना, हाँ। तो ये है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रत्यय जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उपसर्ग, प्रत्यय, रसछंद अलंकार, रसछंद अलंकार 6 नंबर, उपसर्ग आपका 3 नंबर, प्रत्यय आप 2 नंबर, ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेते हो तो फिर आपको हिंदी में टॉपर बनने से कौन रोक पाएगा। ये सारी चीजें ओनली 2-3 घंटे में आप तैयार कर सकते हो, एक दिन में आप तैयार कर सकते हो। और आपके पास 365 डेज पढ़ना है क्लास 10th में, और एक दिन में आप 30 से 35 नंबर पक्का कर सकते हो। तो 364 डेज में क्या आप 30-35 नंबर पक्का नहीं कर सकते हो? केवल अंदर जिद होना चाहिए पढ़ने के लिए। आप क्या नहीं कर सकते हो? सब कुछ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन पढ़ने के लिए अंदर जिद होना चाहिए कि हमें पढ़ना है बस। तो ये है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रत्यय। अब हम लोग देखेंगे समास। आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 समास हैं, एक है द्विगु समास, दूसरा है आपका द्वंद्व समास। 2 समास हैं, इन दोनों समास में से मैं आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट समास बताऊंगा, इससे बाहर नहीं आएगा। और 2 नंबर का आता है दोनों मिलाकर, भाई यहां मैंने 2-2 नंबर लिख दिया, मतलब आएगा 2 ही नंबर का, दोनों मिलाकर 2 नंबर का आएगा। तो पहले आप दीर्घु समास देखो, आपसे पूछता है कि कौन सा समास है, उसका समास विग्रह। तो अगर आप ये देखो, ये 5 अगर कहीं भी मिले तो आप लिख देना दीर्घु समास है। और याद रखना अगर ऐसा आता है तो आपका दीर्घु समास है, अगर इसके बीच में ये हाइफन लगा होगा ना, ये चिन्ह, तो आपका द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में ये जरूर लगा रहेगा। अगर ये नहीं लगा रहेगा तो ये ट्रिक है, और नहीं लगा रहेगा तो आपका दीर्घु समास है। और क्लास 10th में 2 ही समास है, तो अगर नहीं लगा रहेगा तो दीर्घु समास, और लगा रहेगा तो द्वंद्व समास, बस हो गया ट्रिक। अब आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, वो पहला चौराहा। चौराहा को आप कह सकते हो 4 राहों का समूह या समाहार, और राहों को कहा जाता है रास्ता। तो 4 राहों फिर ब्रैकेट में लिख देना रास्तों का समाहार, 4 राहों फिर ब्रैकेट में रास्तों का समाहार, ठीक है, ये हमारा पहला है। दूसरा हमारा है त्रिफला। त्रिफला को आप लिख सकते हो 3 फलों का समूह, त्रि मतलब 3, फल मतलब फलों का समूह। देखो इनके आगे थोड़ा थोड़ा आपका अंक आता है, जैसे त्रि मतलब 3, पंच मतलब 5, सप्त मतलब 7, सप्त मतलब 7, चौ मतलब 4। तो कुछ कुछ आते हैं गिनतियां, जैसे त्रि मतलब 3 फलों का समूह, पंच पात्र मतलब 5 पात्रों का समूह, समाहार या समूह। अब जैसे सप्त सिंधु यानी कि 7 सिंधुओं का समूह, ठीक है। तो ऐसे आपके मतलब गिनती टाइप के आते हैं, 7, 8, 5, 2, 3, 4, ठीक है, ऐसे आते हैं किसमें? दीर्घु समास में। तो यहां अगला 5वां जैसे आपका सप्ताह, 7 सप्त या 7 दिनों का समूह, आहा मतलब होता है दिनों, ठीक है। तो 7 दिनों का समूह सप्ताह। सप्त सिंधु यानी कि आपका होगा 7 सिंधु का समूह। पंचपात्र 5 पात्रों का समूह। त्रिफला यानी कि 3 फलों का समूह। एन चौराहा 4 राहों या फिर रास्तों का समूह, ठीक है। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स खाली है। देखो अब हम लोग देखेंगे द्वंद्व समास। इसमें हाइफन लगा रहेगा, माता और पिता, इसका होगा माता और पिता, केवल इसको हटाकर और लगा दो, बस हो गया आपका द्वंद्व समास में। ये बहुत इजी होता है। जैसे हानि हाइफन लाभ, तो आपका हानि और लाभ। जल और थल, जल और थल, यहां आपको केवल ये चिन्ह हटाकर आपको और जोड़ देना है, बस आपका हो गया आपका समास विग्रह और आपका समास भी पता
है द्वंद्व समास है क्योंकि बीच में हाइफन लगा हुआ है। अन्न और जल यानी कि अन्न और जल, पाप फिर हाइफन पुण्य यानी कि पाप और पुण्य, और ये सारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और 100% आपकी बोर्ड एग्जाम में आएंगे यहीं से। तो ये आपका समास है, और अगर आप ये 10 समास विग्रह अलग अलग दोनों तैयार कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर कुछ आएगा भी नहीं। तो ये आपका समास है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना ये आपकी बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक जो हमारा है, लेकिन इन सारे को नोट कर लेना जितना चीजें बताई जा रही है। मैंने पढ़ाया रस छंद अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय एंड आपका समास विग्रह। ठीक है, ये सारी चीज आपको याद होना चाहिए, जितना बताया जा रहा है उतना सारा याद कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में यहीं से आएंगे बस। तो चलो अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला हमारा है तत्सम एंड तद्भव। तत्सम एंड तद्भव जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पहला है आग, तद्भव होता है इसका आग, और इसका तत्सम होगा अग्नि। आपको वहां क्या लिखना है, तत्सम लिखना रहता है। क्या लिखना रहता है आपको वहां, तत्सम लिखना रहता है। तत्सम रूप आपका तद्भव दिया रहता है, उसका तत्सम लिखना पड़ता है। याद रखना, बहुत सारे बच्चे यही गलतियां कर देते हैं। जैसे हमारा क्या है आग, आग हमारा क्या है तद्भव है, और इसका तत्सम होगा अग्नि। क्या होगा, अग्नि। तो आप लोगों को याद रहेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला देखो कपूर। कपूर ऐसे लिखा जाता है लेकिन इनका शब्द रूप होगा कर्पूर, इनका तत्सम रूप। तद्भव हम लोग कपूर है और इसका तत्सम रूप होगा कर्पूर। ठीक है, फिर है तीसरा निर्गुण, और निर्गुण को ऐसे आपको लिखना है, ये है निर्गुण, ये है निर्गुण। तो ये है हमारा तत्सम और तद्भव। थोड़ा सा याद रखना, जितना बताया जा रहा है ये सारे VIMP हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसलिए आप लोग याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला देखो हाथ। हाथ का होगा हस्त, हाथ का तत्सम रूप क्या होगा, हस्त। पांचवा है नखत, ये लिखा है नखत, नखत का होगा नक्षत्र। छठवां है मौत, मौत का होगा मृत्यु, तत्सम रूप थोड़ा शुद्ध है। सातवां है कुआं, कुआं का होगा कूप। रात, रात्रि। तो ये 8 अगर आप तत्सम एंड तद्भव तैयार कर लेते हो तो समझ लो आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, इससे बाहर नहीं आएगा। ये हमारा तत्सम एवं तद्भव है, थोड़ा और तैयार कर लेना बोर्ड एग्जाम के लिए, लेकिन इतना बहुत है। ये सारे आपके VIMP हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वही मैंने लिया है। ठीक है, तो ये सारे आप तैयार कर लेना जितना आपको तत्सम तद्भव पढ़ाया गया है। महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क का आता है। तो हम लोग पहला देखेंगे आकाश। आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है अंतरिक्ष और आसमान। जैसे अगर आपको पता है आकाश, आकाश का आपको वैसे भी याद होना चाहिए अंतरिक्ष और आसमान, क्योंकि ये थोड़ा आपने नाम सुना है और हमेशा देखते भी हो, यहीं रहते भी हो, और आप नाम भी सुनते हो, अंतरिक्ष में जाते हैं, आसमान मतलब आसमान भी नाम सुने होंगे, आकाश भी। तो ऐसे अपने भाषा में याद करने की कोशिश करो, कोई जरूरी नहीं कि मैं जो बता रहा हूं वही याद करो। जैसे आंख का अगर आपको और अच्छा संधि विच्छेद पता है तो आप उसे भी लिख सकते हो। आंख का जैसे नेत्र, आप मानो नेत्र पढ़ते हो तो उसमें नेत्र जो है आप जोड़ लो एक दूसरे के, आंख का संधि विच्छेद है। नयन, नयन भी आंख का संधि विच्छेद है। लोचन, नेत्र नयन लोचन, देखो तीनों को एक में जोड़ो, नेत्र नयन लोचन। नेत्र क्या है, नयन और लोचन है, तो ऐसे में आपको तीनों याद रहेगा। या फिर आप कह सकते हो कि नेत्र नयन लोचन, ऐसे भी कह सकते हो। और आंख आप याद रखना कि आंख क्या है, नेत्र नयन लोचन है। तो आपको चारों एक साथ याद रहेगा। थोड़ा आप कोशिश करो कुछ अलग करने की, याद करो, अपने आप से ट्रिक बनाओ खुद से। खुद आप बैठे रहते हो, अगर 1 घंटे ट्रिक बना लो हर एक चीज का थोड़ा थोड़ा, तो आप बहुत आगे निकल सकते हो और जिंदगी भर याद रहेगा। ये जो ट्रिक वाली चीजें होती हैं हमेशा याद रहती हैं। जैसे आप लोगों को बहुत सारी ट्रिक पढ़ाया गया होगा। तीसरा है कमल। कमल का है जलज सतदल, जलज और सतदल। और चौथा है जल। जल का होगा पानी नीर पिए। तो जल आप कहो कि पानी नीर पिए। जल क्या है, पानी है, नीर है, पिए है। तो ये आप लिख सकते हो और काफी आसान होता है इसको याद करना, क्योंकि आपको पता है जल का तो वैसे भी पता होगा, पानी और नीर ये तो बहुत सारी अपने वैसे लैंग्वेज में यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा आसान भाषा में, मैं लिखा भी हूं कि सबसे आसान भाषा जो हो जिसका पर्यायवाची, वही मैंने लिखा भी है।
पांचवा है बादल, मेघ जलद घन, मेघ जलद घन, ठीक है, मेघ जलद घन। तो ये आपका पांचवा है, याद रखना यही सारे आएंगे, ये सारे जितने बता रहा हूं ये सारे वीआईएमपी हैं। अगला देखो जो हमारा अगला है पर्यायवाची शब्द छठवां, वो है फूल। फूल का होगा पुष्प सुमन कुसुम, पुष्प सुमन कुसुम। तो फूल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पुष्प सुमन कुसुम। फूल को क्या कहा जाता है? पुष्प सुमन कुसुम। तो ऐसे आप याद कर सकते हो थोड़ा सा। और सातवां है सूरज, सूरज का होगा भानु भास्कर सूर्य, सूर्य तो हमेशा कहते हो, भानु भास्कर याद रखो, ठीक है। और यहाँ आठवां है हाथी, हाथी का होगा दंती हस्ती गज, क्या होगा? दंती और हस्ती और गज, ओके, याद रहेगा। तो ये हमारा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आठ पर्यायवाची शब्द। अगर इतना याद रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इससे बाहर आएगा भी नहीं आपके बोर्ड एग्जाम में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इतने पर्यायवाची शब्द। तो ये है हमारा 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द, ओके। तो ये पर्यायवाची शब्द याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है संधि। संधि में आपको बता दूं ओनली वन संधि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, और ओनली वन संधि, वो भी यण संधि। और यण संधि बहुत आसान है, यण संधि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछेगा। संधि विच्छेद रहेगा, देख लो आपके मॉडल पेपर होगा उसमें आपको संधि विच्छेद करना है, इसको आपको करना है, ये दिया रहेगा और लिखना है कौन सी संधि है। तो एक ही संधि आपके बोर्ड एग्जाम में है यण संधि, तो आपको वैसे पता होना चाहिए कोई भी संधि आए यण संधि है, क्योंकि एक ही संधि है। तो यहां पहला स्वागतम का होगा सूधन आगतम, स्वागतम का क्या होगा? सूधन आगतम, याद रखना, इतना आपको 5 तो याद ही रखने हैं। और यहां प्रत्युत्तर का होगा प्रतिधन उत्तरम। फिर अगला देखो, अगला है हमारा यद्यपि, तो होगा यदिधन अपि, यद्यपि, ठीक है। सारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। अगर आप थोड़ा मेहनत करते हो, नोट्स बनाते हो, खुद से नोट्स बनाते हो, तो वैसे भी ऑटोमेटिक याद रहेगा, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। यहां लिखा हुआ पित्रादेशा, पित्रादेशा का होगा पितृधन आदेशा। यहां लिखा है मधुरी ही, यानी कि मधुधन अरिही। तो ये 5 आप लोग संधि विच्छेद याद रखना। और अगर आप सिर्फ संधि पूछे तो आप सीधा लिख देना यणी संधि, क्योंकि यणी संधि ही आपके बोर्ड एग्जाम में है, ओके। लास्ट में मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, थोड़ा सा आप लोगों को निबंध बता दिया जाए 6 मार्क का जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला निबंध आपको तैयार कर लेना है स्वदेश प्रेम या देश प्रेम, जो देश प्रेम के लिए या स्वदेश प्रेम के लिए। दूसरा आपको तैयार कर लेना है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर आपको तैयार कर लेना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और कोरोना वायरस पर, इस पर भी आप लोग निबंध तैयार कर लेना, इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया गया है, 17 लाख से ज्यादा बच्चे देख चुके हैं। तो आप लोग कमेंट सर्च कर लेना कोरोना वायरस पर निबंध बाय सरवन लेक्चरर। चौथा हमारा है जनसंख्या वृद्धि, इस पर भी वीडियो नहीं बना है, बन जाएगा जल्दी। और हमारा 5वां है लॉकडाउन समस्या तथा समाधान, ये भी अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस। हिंदी व्याकरण में आपके इससे बाहर कुछ नहीं आएंगे, और हिंदी व्याकरण में ये सारी चीजें आप तैयार करके ही जाना। ये वीडियो क्लास तंत्र हिंदी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। और आप लोग जितना बताया गया है उसका नोट्स बना लेना, सुंदर नोट्स बनाना, कि आप लोगों को यही नोट्स बोर्ड एग्जाम में साथ देंगे। यही नोट्स आप बार बार रिवीजन करोगे, बार बार हमारा वीडियो नहीं देखोगे, आप लोग उसी नोट्स को देखोगे, ठीक है। और आप लोग बार बार इसको देखकर रिवीजन कर लेना, ताकि आप लोगों का रिवीजन बना रहे। रिवीजन जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपका बोर्ड एग्जाम में मार्क्स आने वाला है, ओके। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।